ओके माय स्टूडेंट्स, वंस स्टार्ट अ फ्रेश थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आज आ रही है, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। आज माइक का कलर आज बोर्ड का कलर चेंज किया गया है आप लोगों के डिमांड पर। आप में से कुछ बच्चे कंप्लेन करते थे कि भाई बोर्ड आंखों में चुभता है, तो इसलिए मैंने आज ब्लू किया है। आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताना, लेकिन मुझे लगता है कि ब्लू की तुलना में ग्रीन ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिस्टर अंकुर, आपको ग्रीन लगाना चाहिए था, आपने डीप ब्लू लगा दिया। ये एक मेजर कंट्रास्ट है। चलो आज हम लोग इस बोर्ड पर करते हैं और आप लोगों की जैसी ख्वाहिश होगी कल हमें ग्रीन पर लगाएंगे और जो कलर आपको सूट करे आप उसको अप्रूव कर लेना। आज आप लोगों का पॉलिटी का क्लास स्टार्ट हुआ है, इसलिए भी मैं आप पर ज़्यादा लोड नहीं दूंगा। थोड़ा मैं क्लास का ड्यूरेशन कम करूंगा और जैसा कि हमें भी सैटरडे से इंग्लिश मीडियम में भी इन्वॉल्व होना है, तो इसलिए हम दोनों क्लास के टाइमिंग को बांट लेंगे। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहें और हम लोग जिस उत्साह से पढ़ाई करते रहें उसी उत्साह से करते रहेंगे, कोई उसमें व्यवधान नहीं आएगा। और आप लोग जिस समझदारी और जिस जज्बा के साथ लगे हुए हो, आप लोग उसी जज्बा के साथ लगे रहना। तो पहले हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं, पहला है, निम्नलिखित में किस वर्ष कोवेनांट सिविल सेवा का दरवाजा भारतीयों के लिए खोला गया तथा भारत में एक पृथक सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन का प्रावधान लाया गया? मैंने आपको उस क्लास में बताया था, याद होगा, परसों वाले में। अगर आपकी मेमोरी में हो, देखो एक क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली भारतीय राष्ट्रवादियों की ओर से निरंतर यह डिमांड किया जा रहा था कि आप सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत के साथ साथ लंदन में साथ साथ दोनों सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करें। तो बार बार यह डिमांड उठ रहा था। अंत में सरकार ने डिसीजन लिया और एक खास वर्ष में भारत के साथ साथ लंदन में परीक्षा का आयोजन किया गया। उसी में आपको चॉइस दिया गया है। चॉइस ए 1883, चॉइस बी 1892, चॉइस सी 1919 और डी 1935। सो माय स्टूडेंट, प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ देम, बी फास्ट एंड बी रेस्पॉन्सिव। मैक्सिमम सी, सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपका करेक्ट आंसर है। आपने जो सी वाले चॉइस को चुना है, दैट इज द करेक्ट आंसर। सी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, नील आंदोलन के संबंध में सत्य नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो नील आंदोलन के संदर्भ में सत्य नहीं है? और यह यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। ए, यह ब्रिटिश जमींदारों के विरुद्ध आरंभ हुआ था। बी, इस आंदोलन को जनसामान्य के साथ बुद्धिजीवियों का भी समर्थन हासिल था। सी, इस आंदोलन पर आधारित हरिश्चंद्र मुखर्जी का नील दर्पण नामक साहित्य भी प्रकाशित हुआ। और डी, आंदोलन 1857 के विद्रोह के बाद घटित हुआ। मैं स्टूडेंट्स, यूपीएससी का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर दोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है कि तुम सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैं स्टूडेंट्स बी फास्ट और इसमें एक सिलेक्ट करो चॉइस को। सी, राइट। सी, very good, my smart boy, you have just selected the right answer. अंकुर, मुझे इन लोगों का एक क्वेश्चन 1857 के रिवोल्ट पर मुख्य परीक्षा का एक क्वेश्चन करवाना है। 2019 का क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन बैंक में आप यूपीएससी के साइट पर रख के खोजना 1857 के रिवोल्ट 2019 जीएस पेपर हिस्ट्री। व्यपगत सिद्धांत के संबंध में क्या सत्य नहीं है? इसके बाद भी आप कर सकते हो। व्यपगत सिद्धांत के संबंध में सत्य नहीं है। ए, इसके अंतर्गत भारत के उस हिस्से को शामिल किया गया था जिसमें देसी रियासतें थी। मतलब कहा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के संबंध में क्या सत्य नहीं है? इसके अंतर्गत भारत के उस हिस्से को शामिल किया गया था जिसमें देसी रियासतें थीं। बी, ऐसे राज्य जो पहले मुगलों के अधीन रहे थे उनको उत्तराधिकारी लेने के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती थी। सी, मित्र राज्यों को उत्तराधिकारी चुनने में पूरी स्वतंत्रता थी।
डी या सिद्धांत सहायक संधि का उग्रूप था। मैंने इसमें क्या सत्य नहीं। ए इसके अंतर्गत भारत के उस हिस्से को शामिल किया गया था जिसमें देसी रियासतें थीं। बी ऐसे राज्य जो पहले मुगलों के अधीन रहे थे उनको उत्तराधिकारी लेने के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती थी। सी मित्र राज्यों को उत्तराधिकारी चुनने में पूरी स्वतंत्रता थी। डी यह सिद्धांत सहायक संधि का उग्रूप था। इन चारों को देखिए और कोशिश करिए। यह भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बी फास्ट। मैक्सिमम सी है। देखो क्वेश्चन है क्या सत्य नहीं है। बच्चे इस बार आप गलत कर गए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप गलत कर गए, चिंता नहीं। देखिए गौर करिए, इसके अंतर्गत भारत के उस हिस्से को शामिल किया गया था जिसमें देसी रियासतें थी, मतलब कि जो देसी राज्य हैं उनका विलय हो रहा था। ये करेक्ट हो गया। ऐसे राज्य जो पहले मुगलों के अधीन रहे थे उनको उत्तराधिकारी लेने के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती थी। नहीं, आप याद करो मैंने क्या बताया। राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा, एक स्वतंत्र और मित्र राज्य। उनको उत्तराधिकार के मामले में पूरी स्वतंत्रता थी। जो मुगलों के अधीन रहे थे और बाद में ब्रिटिश के अधीन हुए, वो उत्तराधिकारी के मामले में एक औपचारिक स्वीकृति मांगते थे जो उनको मिल ही जाता था। और तीसरी कैटेगरी में वो राज्य थे जिनका सृजन ही ब्रिटिश सनद से हुआ था। वैसे राज्यों को अपना उत्तराधिकारी चुनने का कोई अधिकार नहीं। तो माय स्टूडेंट्स, आपका जो उत्तर है वह बी होना चाहिए था। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। आपका प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। 2, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक कार्यों से मुक्त कर दिया गया। सी, भारत का विकास ब्रिटिश तैयार माल के आयातक के रूप में किया गया। मतलब पूछा जा रहा है कि औद्योगिक चरण में क्या क्या कदम उठाया गया। 1, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों से इसको मुक्त कर दिया गया। और तीसरा, भारत का विकास ब्रिटिश तैयार माल के आयातक के रूप में किया गया। और सही चॉइस आपको चुनना है। चॉइस ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3 और डी केवल 3। राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर: 1, नील विद्रोह। दूसरा, संथाल विद्रोह। तीसरा, दक्कन के दंगे। चौथा, सिपाही विद्रोह। अब टाइम पीरियड के अनुसार और काल क्रमानुसार के इसके अनुसार इसको सजाइए। ए 4 2 1 3, बी 4 2 3 1, सी 2 4 3 1, डी 2 4 1 3। बी फास्ट, बी रिस्पॉन्सिव। अब 5th पर आइए। सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब सी। तो सी का देखो, नील विद्रोह 1860, संथाल विद्रोह 1855-56, दक्कन के दंगे 1870 के दशक और सिपाही विद्रोह 1857। तो आपका आ रहा है 2 4 1 3। 2 4 3 1 कर दिया तुमने। डी करना चाहिए था। 2 4 1 3, पहले 1 फिर 3। आपका उत्तर डी है। देखो डी किसी का है मैं स्टूडेंट्स? डी है। डी इज द करेक्ट आंसर। देखो कई बार हो जाती है गलती, गलतियों के लिए चिंता मत करना, गलतियां होनी चाहिए।
तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, पिछले 2-3 दिनों में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया है, आज एक आध क्वेश्चन गलत हुआ है तो चिंता की कोई बात नहीं, बस अपने स्पिरिट को बनाए रखो। चलिए अब हम आपको टॉपिक पर ले चलते हैं। तो हम लोग का मतलब आता है कि राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है, ये तो हो चुका है। कहां तक हम लोग पहुंच गए हैं वहां से आगे बढ़ेंगे। हम लोग 1857 के महाविद्रोह में चल रहे थे और इसके कारणों की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। अब स्वतंत्रता संग्राम के, इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसे सिपाही विद्रोह क्यों नहीं कहा जा सकता, हम लोगों ने उसके कारणों की परख की थी। तय हुआ था कि नहीं, इसे सिपाही विद्रोह नहीं कहा जाना चाहिए। इसके 3 कारण हमने काउंट कराए थे आपको। अब आज हमारा मुद्दा आता है, इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में क्यों देखा जाने लगा है। देखो मैं स्टूडेंट्स, मैं इसको बताऊं कि हिस्टोग्राफी का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहा है। पहले पकड़े जाने के डर से जो विद्रोही थे उन्होंने अपने कागजात को जला दिया। दूसरी बात है कि उनकी जो अधिकांश घोषणाएं थी, वो अधिकांश घोषणाएं और लिखित रूप में आई, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग शिक्षित नहीं थे। इस कारण से क्या हुआ कि विद्रोहियों की तरफ से कोई एविडेंस, कोई प्रमाण मिला ही नहीं, और जो भी प्रमाण मिल रहे थे वो ब्रिटिश की ओर से और ब्रिटिश अभिलेखागार से, और ब्रिटिश अधिकारी जो रिकॉर्ड प्रस्तुत कर रहे थे वो निष्पक्ष नहीं था। उनकी कोशिश थी किसी न किसी प्रकार से हम इस महाविद्रोह को डिसग्रेस कर दें। इस कारण से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ गया और शुरू में ब्रिटिश को मौका मिल गया यह दर्शाने का कि यह सिपाही विद्रोह था, मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, वगैरह वगैरह। लेकिन उस समय भी कुछ एक ऐसे विद्वान थे जो उसे हट कर लिख रहे थे। वैसे सर सैयद अहमद खान ने विद्रोह के शीघ्र बाद लिखा, परंतु उन्होंने इसको एक बलवा या विद्रोह ही माना, उसने कोई नई बात नहीं कही। लेकिन उस समय एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था बेंजामिन डिज़रेली। तो प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री तो पामस्टन थे। बेंजामिन डिज़रेली उस समय अपोजिशन पार्टी के लीडर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और पामस्टन प्रधानमंत्री थे। तो आप यह भी समझ ले कि उनकी राजनीतिक पक्षधरता क्या थी। तो बेंजामिन डिज़रेली ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। जैसे आप देखते हो जो पामस्टन होंगे, वो पामस्टन तो लिबरल पार्टी के प्रधानमंत्री थे, लेकिन जो बेंजामिन डिज़रेली थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। तो उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं यह सिद्ध करना था कि देखिए 1857 के महाविद्रोह के बारे में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे ये सिद्ध करने में कि सिपाही विद्रोह नहीं है बल्कि भारतीयों का राष्ट्रीय आंदोलन है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य भारतीयों से सिंपैथी नहीं थी, वो पामस्टन को डिसग्रेस करना चाहते थे। क्योंकि पामस्टन प्रधानमंत्री था तो दिखाना चाहते थे कि देखो भाइयों, ये तथाकथित जो लिबरल पार्टी है ब्रिटेन की, जिसके नेता पामस्टन हैं, उसने कितनी गलत नीतियां भारत में अख्तियार की कि वहां पर एक राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। तो बेंजामिन डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन माना। उन्होंने कहा कि देखिए, किसी भी साम्राज्य का उत्थान या पतन महज चर्बी वाले कारतूस की घटना से सिद्ध नहीं होती। मतलब उनके कहने का मतलब यह था कि चर्बी वाले जो कारतूस की घटना है, ये जो भी प्रोपेगेंडा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीयों में कोई गहरा असंतोष था और इसकी वजह है पामस्टन की सरकार की नीतिगत भूलें। तो वो इसी के अटैक करने में कुछ हम लोगों के पक्ष में बोल गए। अब 1857 के महाविद्रोह के शीघ्र बाद कार्ल मार्क्स ने लिखा। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जिसे जॉन बुल, वो ब्रिटिश को बोलता था जॉन बुल, जिसे जॉन बुल सिपाही विद्रोह कहता, वह राष्ट्रीय आंदोलन से कम नहीं था। तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स ने भी इसे राष्ट्रीय आंदोलन सिद्ध करने का प्रयत्न किया। फिर उसके आगे आप देखेंगे कि जब 1857 की अर्ध शताब्दी मनाई जा रही थी, 50वां वर्ष, वो 50वां वर्ष 2007 हो रहा था। उस समय भारत के जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे वह विदेश में 1857 के महाविद्रोह की अर्ध शताब्दी मतलब हाफ ए सेंचुरी का सेलिब्रेशन मना रहे थे, और उसमें आप कह सकते हो उनकी गोल्डन जुबली। और इसी क्रम में
उन्होंने 1857 के महाविद्रोह पर दृष्टिपात किया। उसी में एक क्रांतिकारी थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर का भी कैरियर का दो फेज रहा है। एक कैरियर के एक फेज में वो हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। जब 1857 के महाविद्रोह के स्पिरिट को जिलाते हुए वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात उठाते हैं, और फिर उनका आता है उनके कैरियर का एक दूसरा स्टेज, जिस स्टेज में वो कहीं ना कहीं 1857 के महाविद्रोह को बड़ा घातक दिखाते हैं। 1857 के महाविद्रोह को घातक नहीं दिखाते हैं, सॉरी, अपने कैरियर के दूसरे फेज में वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं और कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात करते हैं। तो हिंदू और मुसलमान इन दोनों के बीच जो एकता की बात वो 1857 के महाविद्रोह के संदर्भ में करते हैं, वो इसमें नहीं कर पाते हैं। खैर, उन्होंने इसको इन्होंने नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, वीडी सावरकर ने। तो भारतीय राष्ट्रवादियों में पहला थे जिन्होंने, वीडी सावरकर ने उसको नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। चलिए उसके आगे आते हैं। तो इसका 100 वर्ष जब पूरा हुआ, इसकी शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, याद करिए 1957 में, क्योंकि 1857 के बाद 1957 में इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। तो पहले तो सरकार की ओर से ही इतिहासकारों को असाइनमेंट दिया गया कि कौन से इतिहासकार, मतलब सरकारी इतिहासकार के रूप में, यानी भारत सरकार के इतिहासकार के रूप में 1857 के महाविद्रोह पर लिखेंगे। तो पहले चुना गया आरसी मजुमदार को, रोमेश चंद मजुमदार को। और रोमेश चंद मजुमदार एक सरकारी इतिहासकार के रूप में काम करने वाले थे। लेकिन ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन आगे गलत हो जाएगा। रोमेश चंद मजुमदार को चुना तो गया, लेकिन फिर तुरंत सरकार को रोमेश चंद मजुमदार से मतभेद हो गया और सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। और उनकी जगह किसे चुन लिया? तो उनकी जगह एसएन सेन को चुन लिया। तो एसएन सेन ने सरकारी इतिहासकार के रूप में काम किया, लेकिन उसमें आरसी मजुमदार भी शांत नहीं बैठे। आरसी मजुमदार ने फ्रीलांस स्वतंत्र रूप में उस पर एक इतिहास की पुस्तक लिखी। तो आरसी मजुमदार ने के पुस्तक का नाम है द सिपाही म्यूटिनी। उन्होंने इसको सिपाही विद्रोह कहा कि ये सिपाही विद्रोह था। और बड़ा ही स्टेटमेंट उनका एक आता है कि ना तो यह प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न स्वतंत्रता आंदोलन था। एसएन सेन ने इसको 1857 का नाम दिया, परंतु उन्होंने भी इसको राष्ट्रीय आंदोलन तो नहीं कहा, लेकिन हाँ यह कहा कि सिपाहियों ने ही पहल की थी, परंतु बाद में इसमें सिविलियंस भी शामिल हुए। मतलब सिपाही विद्रोह मात्र यह नहीं रह गया, क्योंकि जो नागरिक लोग हैं वो भी आगे चलकर इसमें शामिल हो गए। फिर इसके बाद आते हैं शशि भूषण चौधरी। तो शशि भूषण चौधरी ने भी इस पर एक पुस्तक लिखी और उन्होंने कहा कि यह सैनिक और असैनिक विद्रोहों का मिश्रण था। माने सैनिक और असैनिक जो विद्रोह है उसका संयोग था। फिर आ गए एक और इतिहासकार, उनका नाम है पीसी जोशी। तो पीसी जोशी मार्क्सवादी विद्वान थे। तो चूंकि कार्ल मार्क्स ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा, तो पीसी जोशी ने भी इसे कहीं ना कहीं किसानों और श्रमिकों का प्रजातांत्रिक गठबंधन का नाम दिया। इसमें राष्ट्रवाद जैसी चीज तो आ ही गई। ये मानना था पीसी जोशी का कि यह किसानों और श्रमिकों का प्रजातांत्रिक गठबंधन था। तो इस तरह से जो अलग अलग विद्वान हैं, इन्होंने इसको अलग अलग प्रकार की व्याख्या करने की कोशिश की। लेकिन कुल मिलाकर माय स्टूडेंट्स यही चलता रहा कि अंत में यह तय हुआ कि यह सिपाही विद्रोह से कुछ अधिक था और राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ कम था। लेकिन मुझे याद है जब इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, यानी 150वां वर्षगांठ 2007 में, तब कुछ एक इतिहासकार सामने आए जिसमें बद्री नारायण थे, इरफान हबीब थे और पंकज राग थे, और भी कई हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इस पर काम किया। और उन्होंने इसको कहा कि देखो भाई, अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि फॉरेन स्कॉलर्स भी इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानने लगे हैं। अब आप देखिए ना, आप अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति कहते हो, लेकिन अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति, इन दोनों को मिलाकर भी जितने लोग शामिल हुए होंगे उससे कई गुना अधिक 1857 के महाविद्रोह में शामिल हुए। पहले माना जाता था कि 1857 के महाविद्रोह का प्रभाव केवल उत्तर भारत और मध्य भारत पर पड़ा, लेकिन अब नई शोधों के बाद यह स्थापित हो गया है कि नहीं,
इसका प्रभाव तो पूना और कोल्हापुर से लेकर कर्नाटक में और मालाबार क्षेत्र में भी पड़ा। बी रामचंद्र रेड्डी कहते हैं कि इसका प्रभाव मद्रास में भी पड़ा। तो इतने बड़े क्षेत्र में इसका प्रभाव हुआ। फिर ऐसा भी देखा गया कि इसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों की भागीदारी रही। जैसे आप देखेंगे इसमें कुलीन की भागीदारी तो थी ही, जो राजा और जमींदार थे उनकी भागीदारी थी, कुलीन की भागीदारी थी। और उसके अलावा सिपाही की भागीदारी तो थी, क्योंकि सबसे बड़ा सिपाही विद्रोह था। अगर कोई भी आप कॉलोनियल हिस्ट्री को देखो, मतलब औपनिवेशिक शक्ति के इतिहास में देखो, तो इससे ज़्यादा कभी कहीं पर भी सिपाहियों ने एक साथ हिस्सा नहीं लिया है। सिपाहियों का यह सबसे बड़ा विद्रोह था। कैसे? तो मैं ये नहीं कह रहा, अब गलत मत समझना, मैं इसको सिपाही विद्रोह मात्र नहीं कह रहा, मैं सिर्फ यह कह रहा कि इतनी संख्या में सिपाहियों की भागीदारी किसी भी औपनिवेशिक देश में आप नहीं देखोगे। 1,20,000 बंगाल सेना के सिपाही बंदूक तानी अपने ही मास्टर, अपने ही स्वामी के अगेंस्ट में खड़े थे। ये पूरे उपनिवेशवाद के इतिहास में ऐसी कोई ये मात्र अकेली घटना थी। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, वह दूसरा पक्ष यह है कि फिर भी एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग था। टिप ऑफ एन आइसबर्ग का मतलब हुआ कि इसमें फिर भी बहुत सारे, मतलब ये तो सिर्फ सिपाही थे और इनके पीछे लाखों की संख्या में सिविलियंस थे। इसमें सिपाही के अतिरिक्त कुलीन थे, किसान थे, कारीगर और शिल्पी थे, श्रमिक थे, जनजातीय लोग थे। जनजातीय में गोगुन जैसे जनजातीय नेता छोटा नागपुर में थे, वो भी शामिल हुए थे। और इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। तो जितनी बड़ी संख्या में और जितने लोग इसमें शामिल थे, इसे महज सिपाही विद्रोह कहना इसकी तौहीनी होगी। अब देखो, सवाल है कि एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या इससे पहले कोई योजना थी या नहीं। उसमें एक दो कहावत आपने भी सुनी होगी। एक है कमल के फूल वाली कहावत। वो क्या है? तो ये है कि गांव-गांव में विद्रोह कैसे फैला। तो एक गांव से एक चौकीदार कमल का फूल लेकर दूसरा गांव जाता था, और जो उस कमल के फूल को एक्सेप्ट कर लेता था उस गांव के लोग, इसका मतलब है कि उस विद्रोह में शरीक है, इसकी पुष्टि कर देते थे। एक आप देखेंगे चापाती वाली घटना भी है। चापाती वाली घटना यह है कि मतलब एक मिथक यह है कि एक गांव से चौकीदार कुछ चापातियां लेकर चलते थे और दूसरे गांव में जाते थे, और दूसरे गांव के लोग उन चापातियों को आपस में बांटकर खा जाते थे। इसका मतलब हुआ कि उस विद्रोह में उनकी सहमति है। लेकिन ये सब तो ऊपरी बातें हैं, हम इसको पूरी तरह से पुष्ट तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई योजना बन रही थी। तुम लोगों के घर में 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी पुस्तक होगी। वैसे तुम लोग तो काफ़ी व्यस्त लोग हो, अब हिस्ट्री पढ़ रहे थे, पॉलिटी भी तुम्हें लग चुका है, तो टाइम तो तुम्हारे पास कुछ कमा है, और पता नहीं तुम ऑप्शनल भी पढ़ रहे होगे या पढ़ने वाले होगे। सो यू पीपल आर द टू मच बिजी, बट इफ़ यू कैन मैनेज, आई एम गिविंग द सजेशन कि जस्ट मेक अ कंसल्टेशन विद द क्लास 12 बुक, एंड दैट इज द बुक ऑफ हिस्ट्री, and there you will find a chapter on the Great Revolt of 1857, and particularly whenever you are observing a part that is called the case study, so you have not to forget the case study. case study का अध्ययन करके देखोगे case study कैसा होता है, तो आप उसमें बुक में देखोगे कि वो क्या करते हैं कि चैप्टर के बीच उसको ब्लॉक बना बनाकर कुछ कहानी टाइप के डालते हैं। उसमें कहानी में तुमको मिलेगा कि कुछ न कुछ योजना बनी हुई थी, क्योंकि एक बताता है कि पूना से कोई पंडित का परिवार था जो मथुरा पूजा कराने जाने वाला था। तो किसी सिपाही ने कहा कि अभी घर छोड़ के मत जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा बवेला होने वाला है। तो अगर ऐसी बात है तो कुछ कुछ योजना बन रही थी। खैर चलिए, हमें उसके बारे में स्पष्ट प्रमाण नहीं, लेकिन इतना तो कहा जाता है कि एक क्षेत्र की घटना दूसरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी। अब बताओ, ये चेन रिएक्शन टाइप का हो रहा था। पता चला 4 जून को अगर अवध में ब्लास्ट हुआ तो 5 जून को कानपुर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट का मतलब बॉम्ब नहीं, मतलब विद्रोह। तो इतनी कनेक्टिविटी कैसे होगी? और एक क्षेत्र के नेता
एक क्षेत्र के नेता की अपील दूसरे क्षेत्र के लोगों तक पहुंच रही थी। मतलब एक क्षेत्र के नेता कुछ बोलते थे, दूसरे क्षेत्र के लोग प्रभावित होते थे, तो कुछ न कुछ तो उनके बीच एक संपर्क सूत्र कायम था। और इसके अलावा कहा जाता है कि देखो पहले क्या था कि पहले तो हम लोग सरकारी अभिलेखागार पर निर्भर थे। अब हम लोग कुछ देसी समाचार पत्र को भी सोर्स के रूप में लाया है। दिल्ली अखबार, एक लखनऊ से निकलने वाला पत्र था, उसका नाम तिलिज्म है, उसका भी हम लोगों ने अन्वेषण किया है। और एक और है सोर्स, उसको कहते हैं भोजपुरी लोक साहित्य। भोजपुरी लोक साहित्य से मतलब है कि लोक में जो प्रचलित जो भोजपुरी साहित्य है, जिसको लोगों का गान है, लोगों की आकांक्षा उसमें व्यक्त हुई है, उसमें भोजपुरी लोक साहित्य में एक जगह पर लोक की आकांक्षा व्यक्त हुई है, फिरंगी छोड़ के कब जैबू हमार देशवा। तो फिरंगी छोड़ के कब जैबू हमार देशवा, इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि ओ विदेशी, ओ फॉरेनर्स, व्हेन विल यू वैकेट आवर कंट्री। वो विदेशी तुम हमारा देश छोड़कर कब जाओगे, इस तरह की बात कर रहे हैं कि फिरंगी छोड़ के कब जैबू हमार देशवा। ये चीज क्या दर्शाता है? सो माय पॉइंट इज, अब इसी को देख लीजिए। हाँ, दूसरी बात है कि महिलाओं ने भागीदारी निभाई, उसका भी महिलाओं का एग्जाम्पल यहां पर मैंने दिया हुआ है, उसको देखो। इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में क्यों देखा जाने लगा है? इसके निम्नलिखित कारण है। एक, नवीन अध्ययन सामग्री जो था समकालीन उर्दू साहित्य, भोजपुरी लोक साहित्य आदि के उपयोग से इस महाविद्रोह पर अधिक प्रकाश पड़ने लगा है। ये बहुत बड़ा फर्क है। अब नई नई जब सोर्स आए, इस महाद्वीप इसके साहित्य पर विशेष प्रकाश पड़ने लगा। दूसरा, इसका भौगोलिक विस्तार व्यापक माना जाता है। इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो व्यापक है। इसका जो भौगोलिक विस्तार है इसका जो भौगोलिक विस्तार है बहुत व्यापक माना जाता है, और लोक साहित्य आदि के उपयोग से इस महाविद्रोह पर अधिक प्रकाश पड़ने लगा है। दूसरा है कि इसका भौगोलिक विस्तार व्यापक माना जाता है, यह महज उत्तर भारत और मध्य भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव मद्रास, कर्नाटक और मालाबार क्षेत्र तक देखा गया। ये दूसरा प्रमाण हो गया। तीसरा, इसमें व्यापक सामाजिक भागीदारी भी देखी गई। आरंभ में इसमें केवल कुलीनों और सिपाहियों की भागीदारी मानी जाती थी, परंतु अब हमें ज्ञात होता है कि इसमें बड़ी संख्या में किसान, श्रमिक, कारीगर, शिल्पी, जनजातीय लोग सभी शामिल हुए थे। नवीन शोधों के आधार पर इसमें कुलीन महिलाओं के साथ साथ निम्न श्रेणी की महिलाओं की भागीदारी, जैसे कुलीन महिलाओं में तो चलो आप देखते हो कि मुगल बेगम जीनत महल है, अवध का बेगम हजरत महल है, और रानी लक्ष्मीबाई है, तो इसे तो कुलीन महिलाएं हैं। लेकिन ये तथाकथित जो निम्न जाति की महिलाएं थी, उन पर भी शोध हुआ है, भागीदारी की सूचना मिलती है। उदाहरण के लिए कानपुर में एक तवायफ अजीजुन बाई का कोठा विद्रोहियों का मिलन स्थल बन गया था। जैसे कानपुर में एक तवायफ थी, तवायफ का कोठा होता है जहां पर रईस लोग जाते थे, तो जाते थे मुजरा सुनने, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। विद्रोहियों ने मुजरा सुनने के बहाने उस कोठे पर बैठना शुरू किया, क्योंकि इस कोठे पर पुलिस को शक नहीं होगा, तो कोठे पर वो मिलते थे और मिलकर विद्रोह की योजना बनाते थे। तो एक अजीजुन बाई का कोठा भी विद्रोहियों का मिलन स्थल हो गया। उसी प्रकार अवंती बाई, झलकारी बाई आदि जैसी निम्न जाति की महिलाएं भी इसमें शामिल हुई थी। अवंती बाई, झलकारी बाई है, उदा देवी है, आशा देवी है, महावीर बाई है, और भी महिलाएं हैं, जैसे अवंती बाई है, झलकारी बाई है, महावीर बाई है, महावीर बाई है, आशा देवी, उदा देवी, उदा देवी, इस सब की भागीदारी। महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी है, देखिए। और ये तथाकथित निम्न जाति की महिलाएं भी इसमें शामिल है। फिर एक क्षेत्र की घटना दूसरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी, और एक क्षेत्र के नेता की अपील दूसरे क्षेत्र के लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने लगी थी। सबसे बढ़कर भोजपुरी लोक साहित्य में जन आकांक्षा भी व्यक्त हुई है। यह आकांक्षा स्वतंत्रता के लिए है। उदाहरण के लिए, अब छोड़ दे फिरंगी हमार देशवा।
फिरंगी छोड़ के कब जइबू हमार देशवा। फिरंगी छोड़ के कब जइबू हमार देशवा। ओके, अब इसमें आपको बताया जा रहा है 4-5 पॉइंट है, बहुत क्लियर है कि आखिर 1857 के विद्रोह का विफलता के क्या कारण थे, सफल क्यों नहीं हो पाए। विद्रोहियों के समक्ष स्पष्ट लक्ष्य एवं कार्यक्रम का अभाव था। अब देखिए, विद्रोही इस बात पर मतक ही नहीं था कि उनका दिशा क्या होगी। उनको यह भी पता नहीं था कि जब अगर ब्रिटिश सरकार को हम गिरा देंगे तो ब्रिटिश सरकार को गिराने के बाद हमारी सरकार का क्या स्वरूप होगा, इसके बारे में भी विद्रोहियों को पता नहीं था। नेक्स्ट वन, विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के बीच आपसी तालमेल का अभाव था। जो विभिन्न क्षेत्र के नेता थे उनके बीच आपसी तालमेल का अभाव था, माने दे वर नॉट मेकिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ईच अदर। तो उनके बीच मतलब अब आपस में मिलजुल कर योजना बनानी चाहिए कि आप यह कर लो हम यह कर लेते हैं, तो वैसा तालमेल नहीं था। इंडिपेंडेंटली जिनको जो इच्छा होती थी कर रहे थे। तीसरा, ब्रिटिश कंपनी को अनेक शासकों और कुलीनों का समर्थन प्राप्त था, तब नवोदित मध्य वर्ग का झुकाव भी ब्रिटिश की तरफ ही था। अब देखिए, कुछ एक राजा और जमींदार भले ही विद्रोह में शामिल थे, लेकिन अधिकांश राजा और जमींदार तो ब्रिटिश के साथ ही थे, और जो मध्य वर्ग उभर रहा था उसका झुकाव भी ब्रिटिश के साथ था। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ब्रिटिश कंपनी के पास बेहतर हथियार एवं संसाधन की उपलब्धता थी, ये तो थी, उसके पास बेहतर हथियार थे, बेहतर संसाधन थे। और ब्रिटिश कंपनी को कुछ योग्य अधिकारियों की सेवा प्राप्त हुई था, नील, हडसन, ह्यूरोज, निकोलसन, जो मैंने आप बताया था, नील, हडसन, ह्यूरोज, निकोलसन जैसे अच्छे अच्छे ब्रिटिश सरकारियों की सेवा प्राप्त थी, तो अधिकारियों की, तो यह भी तो अपने आप में बड़ी चीज है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी ब्रिटिश के पक्ष में थी। जैसे उस समय तक क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो चुका था, अतः ब्रिटिश को भारत में अतिरिक्त सेना मंगाने में सहूलियत हुई। आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था, याद होगा, कल मैंने आपको कहा था कि देखिए, जिस समय ब्रिटिश के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन हुआ कि उस समय क्रीमिया का युद्ध यूरोप में चल रहा था, तो 1854 से 56 के बीच चला। तो 56 में युद्ध समाप्त हो गया, तो 57 के समय ब्रिटिश तुरंत यूरोप से अपनी सेना खींच ली। अगर वो युद्ध 1858 तक चलता तो वो ब्रिटेन से सेना नहीं मंगा पाते, तो उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती। तो ये हुआ। और लास्ट है कि विद्रोही सैनिकों पर अंधविश्वास का भी प्रभाव था, विशेषकर जब 1857 में धूमकेतु प्रकट हुआ तो उन्होंने इसे अपशकुन का सूचक माना। अब देखिए, धूमकेतु उसको कहते हैं कमेट, तो कमेट को माना जाता है, जो पुच्छल तारा है उसको माना जाता है तो अपशकुन होने का प्रतीक है। और संजोग हुआ जब 1857 का महाविद्रोह जिस वर्ष हुआ, उसी वर्ष आसमान में एक पुच्छल तारा निकल गया। तो उसके निकल जाने के बाद, यानी कमेट निकलने के बाद, विद्रोही सिपाही हताश हो गए। उनको लगा कि अब हमारा हारना तय है, क्योंकि अब ये अपशकुन सूचक है और यह बैड ओमन है, इसलिए अब हमारा हारना इसमें तय है। तो दैट इज द फैक्टर, ये फैक्टर है। अब हम आपको बताना चाहते कि इसके प्रभाव, महत्व के बारे में। देखो, इसका महत्व क्या है, इस पर हम इसका महत्व क्या है, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे देखो, एक कोटेशन बताता हूं, आप जब इसके महत्व के बारे में लिखना हो तो यह कोटेशन आप कहीं भी लिख सकते हो। मृतक सीजर जीवित सीजर से, मृतक सीजर जीवित सीजर से
से अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। मृतक सीजर जीवित सीजर से अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। मतलब इसमें आपको बताया जा रहा है उसी प्रकार विफलता के बावजूद भी 1857 के महाविद्रोह का 1857 के महाविद्रोह का व्यापक महत्व है। मतलब आपको यहां पर कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध कोटेशन है कि मृतक सीजर जीवित सीजर से अधिक ताकतवर हुआ। तो मृतक सीजर का मतलब है जूलियस सीजर। तो जो मृतक सीजर है उससे जूलियस सीजर जो जीवित सीजर है वो अधिक ताकतवर हुआ। तो इसी आधार पर कहा जाता है, मतलब क्या है कहानी में बताता हूं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए, शेक्सपियर का एक प्ले है, एक ड्रामा है जूलियस सीजर। उसकी कहानी अलग है। अब पूरी कहानी बताऊंगा तो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होगी। उसका एक जिस्ट आप सुन लीजिए, और उसको आप सुन लेंगे तो इस मुहावरे का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे उसमें कहानी यह है कि एक कैरेक्टर है ब्रूटस, वो सीजर का मित्र है, लेकिन उसका दिमाग को फेर देता है एक कैसियस नामक कैरेक्टर है जो थोड़ा तेज तर्रार है। उसके दिमाग में भर देता है तुम्हारा मित्र जूलियस सीजर गणतंत्र को समाप्त करके, यानी रिपब्लिक को समाप्त करके रोम में डिक्टेटरशिप लाना चाहता है। तो उसको लगा, तो वो एक्चुअली रिपब्लिक का बहुत बड़ा समर्थक था। उसको लगता था कि हमें रिपब्लिक की रक्षा हर स्थिति में करनी चाहिए। तो रिपब्लिक के प्रति इतना समर्पित था कि उसने कहा कि मैं सीजर से कम प्यार नहीं करता, लेकिन रिपब्लिक से ज्यादा प्यार करता हूं, यानी गणतंत्र से ज्यादा प्यार करता हूं। और तब कैसियस और दो चार और कॉन्स्पिरेटर्स थे, उसके साथ मिलकर जूलियस सीजर को मार डाला। अब उसमें क्या हुआ कि जूलियस सीजर जब मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका एक फ्रेंड था एंटोनी, जूलियस सीजर का। तो रोम गणतंत्र में एक परंपरा यह थी कि कोई अगर मरता था तो उसके प्रिय व्यक्ति को अधिकार मिलता था, उसका डेड बॉडी मिलता था क्रीमेट, यानी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, और फिर उसको फ्यूनरल स्पीच देने का भी राइट मिलता था। जिसका फ्यूनरल होता था, फ्यूनरल का मतलब हुआ क्रीमेशन, मतलब उसका दाह संस्कार या बरियल, जो भी कह लो, बरियल यूरोप में तो बरियल होता था। तो जो उसका फ्यूनरल होता था, बरियल होता था, उस समय उसको एक स्पीच देने का राइट मिलता था। उसी में एंटोनी ने एक ऐसा भड़काने वाला स्पीच दिया कि रोम की जनता भड़क गई, और ये जितनी जूलियस सीजर के किलर थे उनको खदेड़ खदेड़ कर मारा ही नहीं बल्कि उनके बॉडी का लिंचिंग कर दिया। उसी समय से एक कहावत निकल पड़ी कि जो जीवित सीजर जितना ताकतवर था उससे भी ज्यादा ताकतवर मृत सीजर सिद्ध हुआ, क्योंकि मरने के बाद भी सीजर ने बदला ले लिया। अब उसका प्रयोग मुहावरा के रूप में होता है। तो मैंने 1857 के महाविद्रोह के महत्व पर जहां लिखना है वहां मैंने इसी मुहावरा का प्रयोग करना चाहा कि मृतक जीवित सीजर की तुलना में, जीवित सीजर की तुलना में मृतक सीजर ज्यादा खतरनाक सिद्ध हुआ या ज्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ, जैसा भी कहना चाहो तो। क्योंकि उसी प्रकार 1857, जैसे मृतक सीजर जीवित सीजर की तुलना में, चाहे मृतक सीजर जीवित सीजर से ज्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ, उसी प्रकार 1857 का महाविद्रोह अपनी विफलता में भी ज्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ है, या अपनी विफलता में भी महत्वपूर्ण है। तो कैसे? तो उसका मैंने पॉइंट दिया है। इसने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। 1857 का विद्रोह भले ही तात्कालिक रूप से अपने लक्ष्य में सफल नहीं रहा हो, परंतु यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। इसकी 50वीं जयंती पर बी.डी. सावरकर के नेतृत्व में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने इस महान घटना को याद किया। मतलब ये आगे आने वाले प्रत्येक युग में 1857 का महाविद्रोह भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरणा प्रदान करता रहा, भारतीय क्रांतिकारियों को आंदोलित किया। दूसरा, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य हिंदू एवं मुस्लिमों के बीच गठबंधन को कायम करने के लिए भी इसे समय समय पर याद किया जाता है। क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया, इसलिए स्वतंत्रता के बाद हिंदू मुस्लिम गठबंधन को भी बनाने के क्रम में इस महाविद्रोह को याद किया जाता है।
उसके बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस प्रकार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका गया था, वह बरबस 1857 के महाविद्रोह की याद दिलाता है। मतलब जो 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस प्रकार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के पांव उखड़ गए थे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि उस समय वायसराय लिलिथगो था। वायसराय लिलिथगो ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के महाविद्रोह को याद किया और कहा कि 1857 के महाविद्रोह के बाद यह सबसे खतरनाक महाविद्रोह है, सबसे खतरनाक विद्रोह है। अब मैं आपको एक चीज और, एक पॉइंट इसमें और जोड़ना चाहूंगा, अगर आप लोग अनुमति दें तो एक चौथा पॉइंट जोड़ लें इसमें। चौथा पॉइंट इसमें आप जोड़ लें कि पर्सिवल स्पीयर नामक विद्वान, पर्सिवल स्पीयर नामक विद्वान यह लिखता है, पर्सिवल स्पीयर नामक विद्वान यह लिखता है कि पुलिस नहीं, लिखता है कि सैनिकों की गोली से भी ज्यादा प्रभाव पैदा किया बहादुर शाह जफर के गजल ने, बहादुर शाह जफर के गजल ने। आपको याद है जब मैं कल आपको बहादुर शाह जफर के गजल के बारे में बताया था कि बहादुर शाह जफर का गजल में है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दियार में, जो कल मैंने आपको बताया था। इनका कहना है, पर्सिवल स्पीयर एक ब्रिटिश विद्वान है, कि देखिए एक तरह से देखेंगे तो सिपाहियों की गोली से भी ज्यादा प्रभाव पैदा किया बहादुर शाह जफर के गजल। यह भी एक प्रभाव हो सकता है। अब यहां पर मैंने एक दिया है, यह है कि चर्बी वाले कारतूस का मामला अपने आप में इतना बड़ा कारण नहीं था कि किसी भी साम्राज्य के उत्थान पतन के लिए उत्तरदायी हो। 1857 के महाविद्रोह के परिप्रेक्ष्य में इस कथन के औचित्य का परीक्षण कीजिए। मतलब आपको कहा जा रहा है कि चर्बी वाले कारतूस का जो मामला है वो अपने आप में इतना बड़ा कारण नहीं था कि किसी भी साम्राज्य के उत्थान पतन के लिए उत्तरदायी हो। 1857 के महाविद्रोह के परिप्रेक्ष्य में इस कथन के औचित्य का परीक्षण कीजिए। तो पहले अंकुर पूछो मेरे स्टूडेंट से कि इस क्वेश्चन को क्या मानते हैं, हाइपोथेटिकल मानते हैं या आर्गुमेंटेटिव मानते हैं। देखो इस क्वेश्चन को और बताओ कि हमारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को क्या मान रहे हैं, हाइपोथेटिकल मान रहे हैं या आर्गुमेंटेटिव मान रहे हैं। My students, please be fast. Give your opinion. ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव है?
हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, वेरी गुड, एक्सेलेंट, सही पकड़ा। क्योंकि सीधा ये स्टेटमेंट है कि चरी वाले कारतूस का मामला अपने आप में इतना बड़ा कारण नहीं था कि किसी भी साम्राज्य के उत्थान पतन के लिए उत्तरदायी हो। 1857 के महाविद्रोह के परिप्रेक्ष्य में इस कथन के औचित्य का परीक्षण कीजिए, इस कथन के औचित्य का परीक्षण कीजिए। अब इस प्रश्न को कैसे उठाओगे? देखो 1857 के महाविद्रोह, जैसे देखो इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है? डिमांड यह है कि देखो चरी वाले कारतूस का मामला किसी साम्राज्य के उत्थान पतन का कारण नहीं हो सकता और उत्तरदायी हो सकता है, इसलिए 1857 के महाविद्रोह के परिप्रेक्ष्य में इस कथन का परीक्षण कीजिए। मतलब इसका मतलब है कि जो चरी वाले कारतूस है वह इसका वास्तविक कारण नहीं था, इसका वास्तविक कारण कहीं और था। यह क्वेश्चन का डिमांड है। 1857 के महाविद्रोह के कारण एवं स्वरूप के निर्धारण का मुद्दा आरंभ से ही विवादास्पद मुद्दा रहा है और इसकी वजह रही है निष्पक्ष इतिहास लेखन का अभाव। ब्रिटिश इतिहासकारों का बल इसे महज सिपाही विद्रोह सिद्ध करना रहा था तथा इसके कारण को महज चरी वाले कारतूस की घटना तक सीमित रखना था, परंतु इसका वास्तविक कारण रहा था ब्रिटिश औपनिवेशिक हित और भारत के विभिन्न वर्गों के हितों के बीच सीधी टकराहट। ब्रिटिश शासन की स्थापना के काल से ही इसका कुप्रभाव विभिन्न वर्गों पर देखा गया, यथा किसान, शिल्पी एवं कारीगर, जनजातीय समूह, कुछ पुराने राजा, नवाब और जमींदार। इन सभी की प्रतिक्रिया समय समय पर विद्रोह और आंदोलनों के रूप में फूटती रही थी। 1757 1857 के बीच लगभग 100 छिटपुट विद्रोह और आंदोलन होते रहे थे, जैसे संथाल विद्रोह। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ था। चरी वाले कारतूस की घटना ने इसके लिए विस्फोट का पहला अवसर प्रदान किया, फिर देखते देखते इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। अतः विद्वान इसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में देखने लगे हैं। इसलिए इतने बड़े राजनीतिक उत्थान को महज चरी वाले कारतूस की घटना के रूप में देखकर इसके महत्व को कम करके आंकना सही नहीं है। पूछो अंकुर, मेरा स्टूडेंट समझ गए? इस क्वेश्चन का उत्तर जो मैंने लिख कर दिया है मेरे स्टूडेंट समझ गए? My students, please show your response. समझ गए? ओके अंकुर, अब 2019 का क्वेश्चन जो मैंने कहा था वो खोजा है तो थोड़ा सा दो, तो मैं इन लोगों का एक 2019 का क्वेश्चन दिखा दूं। बोलो। 1857 का विद्रोह, विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। सुस्पष्ट कीजिए। मैं स्टूडेंट्स में क्वेश्चन पढ़ता हूं, तुमने इस क्वेश्चन को गौर से देखना। 1857 का विप्लव मतलब विद्रोह ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। सुस्पष्ट कीजिए। अब पहले मेरे स्टूडेंट्स अंकुर पूछिए कि व्हाट इज द सिचुएशन। क्या उन्होंने इस क्वेश्चन को हाइपोथेटिकल माना है या आर्गुमेंटेटिव? क्या रहा है?
ये क्वेश्चन कब का है मैं बता दूं, यूपीएससी 2019 का है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो, हाइपोथेटिकल। वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल। तो आपने ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देखा। अब इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्शन में किधर ले जाऊं, मतलब इस क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि देखो 1857 का महाविद्रोह पूर्ववर्ती 100 वर्षों में होने वाले छोटे और बड़े, बार बार घटित होने वाले छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था, मतलब चरमोत्कर्ष था। अगर ऐसा है सुस्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब है कि एक बात का एक खंडन खुद कर रहा है कि चरी वाले कारतूस की जो घटना है, जो इसे अचानक विस्फोट के रूप में मानता है या सिपाही विद्रोह के रूप में देखता है, यह थीसिस ही गलत है, क्योंकि इसकी जड़ तो बहुत गहरी है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमको एक और भी डायरेक्शन मिल जाएगा लिखने में। एक डायरेक्शन यह मिल जाएगा कि अगर यह छोटे बड़े विद्रोहों का और पिछले 100 वर्षों के विद्रोहों का चरमोत्कर्ष है, तो ये चलो पिछले 100 वर्षों से जो विद्रोह और आंदोलन हो रहे हैं उसका वो चरमोत्कर्ष है, उसी की पराकाष्ठा है। तो लेकिन एक बात तो है, यह अपनी तीव्रता में, व्यापकता में और भौगोलिक विस्तार में पिछले विद्रोहों और आंदोलनों से कहीं बढ़कर भी है। तो यह भी हमें झलक देना चाहिए। तो देखो अब इसमें क्या है कि तुमको बहुत सारा विद्रोह आंदोलन का तो याद नहीं रहेगा, उदाहरण में तुमको 5-6 कम से कम इंपॉर्टेंट विद्रोह और आंदोलनों का दृष्टांत देना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे लिखा जाए। क्या हम ऑप्शनल की तैयारी के बारे में क्या बताएं? देखो मैं स्टूडेंट्स, पहली बात तो तुमको मैं यह बता दूं कि जो ऑप्शनल का प्रिपरेशन है, ऑप्शनल का जो पेपर है उसका स्टैंडर्ड जीएस से अलग होता है। आपका जनरल स्टडीज का जो पेपर है उसमें कक्षा 12 तक की तैयारी उसमें चाहिए होती है। और जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसमें एक्चुअली स्टैंडर्ड जो जीएस का होता है वो कक्षा 12 तक का लगभग होता है। कहने के लिए तो 12 कहते हैं, व्यवहार में उसको आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन जो सॉरी जीएस का और ऑप्शनल का पेपर में ऑनर्स के लेवल की तैयारी होती है, तो उसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है, उसमें पढ़ना भी थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से होता है। तो ऐसा करो कि अभी तो जीएस में तुम्हारा 2 ओपन हो चुका है, हिस्ट्री ओपन था, फिर पॉलिटी ओपन हो चुका है, तो 2 वाले में तुम काफ़ी इंगेज हो चुके हो। तो पहले इन दोनों पर तो ध्यान दो और इसमें से इसका सेगमेंट फिर फिनिश होने दो। तो फिर ऑप्शनल भी धीरे धीरे हल्का फुल्का एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ रहे हो। अगर हिस्ट्री तुम्हारा ऑप्शनल है तो जीएस में पढ़ रहे हो तो फाउंडेशन तो कुछ बेसिक तो आपको क्लियर हो ही रहा है, और उसके बाद ऑप्शनल में और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, यही फर्क पड़ेगा। तो इसलिए अभी जो चल रहा है उसको चलने दो। इसको एक ही बार अगर सारी चीज़ों की तैयारी करना चाहोगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत वैल्यूबल चीज़ है, इसमें क्वेश्चन राइटिंग सिखा रहा हूँ आपको। आप देखते हो कि आप को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे भी एक आपको फ़ायदा हो रहा होगा, एक सोचने का तरीका डेवलप कर रहा होगा, कैसे क्वेश्चन को देखने और रीजनिंग लगाते हो। फिर मैं उत्तर क्वेश्चन आंसर लिखाता हूँ या मॉडल आंसर देता हूँ, तो उसको पढ़ने से एक लिखने का डायरेक्शन पैदा हो रहा है। एक बार ज़्यादा फैलोगे तो फिर कोई भी तैयारी ढंग से नहीं हो पाएगी, इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दो। तो अब इसको देखो हम कैसे इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसको देखते हैं। कि ब्रिटिश शासन की स्थापना 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 के साथ ही ब्रिटिश एवं
फिर से करना पड़ेगा। नहीं स्टार्ट है, स्ट्रीमिंग भी ऑन है। रेडी? ओके माय स्टूडेंट्स, सम टाइम अगर मेरे लेक्चर के बाद बीच में इंटरप्शन आ जाए तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना। कई बार होता है नेट बीच में डिसरप्ट हो जाता है। अभी नेट डिसरप्ट हो गया था तो नेट को फिर चेंज करवाना पड़ा। लाइन चलता रहता है, कई बार नेट इश्यू हो जाते हैं, कई टेक्निकल इश्यू हो जाता है। आज कई बार ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटे छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था सुस्पष्ट कीजिए। यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। तो हमने शुरू किया ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही ब्रिटिश एवं भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच या सामाजिक वर्गों का सामाजिक समूहों के हितों में टकराहट शुरू हो गई। इसके साथ ही 1757 से 1757 और 1857 के बीच 100 वर्षों के काल में निरंतर विद्रोह एवं आंदोलन होते रहे। निरंतर विद्रोह एवं आंदोलन होते रहे। ओके अंकुर, विद्रोह एवं आंदोलन होते रहे। हाँ, इसलिए 1857 के महाविद्रोह को महज चर्बी वाले कारतूस की घटना क्या? इज इट क्लियर? चर्बी वाले कारतूस की घटना तथा सिपाही विद्रोह मात्र मान लेना उचित नहीं है। मतलब इसको केवल चर्बी वाले कारतूस की घटना या सिपाही विद्रोह जैसा मान लेना उचित नहीं है। तो ये हमारा थेसिस हो गया। ठीक है। हाँ, निम्नलिखित विद्रोहों एवं आंदोलनों के उदाहरण से
उदाहरण से यह ज्ञात होता है विभिन्न विद्रोहों एवं आंदोलनों के उदाहरण से यह ज्ञात होता है, आंदोलनों के उदाहरण से यह ज्ञात होता है कि यह ज्ञात होता है कि इनमें विभिन्न वर्गों की भागीदारी रही थी तथा इनके कारण अलग अलग थे इनके कारण अलग अलग थे। अब देखो, इतना जब तुमने लिख दिया उदाहरणों से, उदाहरण में ध्यान रखना, क्योंकि अगर डिटेल्स में लिखोगे तो 150 वर्ड्स के क्वेश्चन है, 150 शब्द के, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसमें अब हमको क्या करना है कि हर क्षेत्र से उदाहरण एक एक ले लेना है, एक दो। जैसे आप अगर इसमें आप दिखाओ कि कुछ विद्रोह पुनर्स्थापनात्मक थे जो शासक एवं उनके अधिकारियों के द्वारा आरंभ किए गए थे, यथा कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह 1824 तथा दीवान वेला टम्पी का विद्रोह 1805। फिर आगे आप दूसरा देंगे, कुछ विद्रोह जनजातीय असंतोष के परिणाम थे। अब मैं केवल ओरली बोल देता हूं, आप लोग दो तीन उदाहरण खुद चुन लेना। अब इसके बाद जनजातीय असंतोष के परिणाम थे, उसमें आप एक दो विद्रोह दे दो। कोल विद्रोह 1831 तथा संथाल विद्रोह 1854-56। उसी तरह किसानों ने भी विद्रोह एवं आंदोलन संगठित किए।
यथा यथा फराजी, यथा मुपला विद्रोह, मुपला विद्रोह 1836 से 54, मुपला विद्रोह तथा फराजी आंदोलन 1838 से 57। जो भी अगर ईस्वी सन ना याद हो तो छोड़ भी सकते हो। तो इतना उदाहरण दे देने के बाद तुम्हारा तर्क पुष्ट हो गया कि देखिए पिछले 100 वर्षों का जो विद्रोह है वही है। तो इस क्वेश्चन में हमको 1857 के महाविद्रोह पर नहीं, उससे पीछे जो विद्रोह हो रहे हैं उस पर लिखना है। परंतु यह भी सत्य है, यह भी सत्य है कि 1857 का महाविद्रोह अपने भौगोलिक विस्तार तीव्रता, अपने भौगोलिक विस्तार तीव्रता एवं व्यापकता में कहीं आगे था। अपने भौगोलिक विस्तार तीव्रता और व्यापकता में कहीं आगे था। मैथ स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें हमको 100 वर्षों के विद्रोह के बारे में झलक देना था। बीच में तुम्हारा थोड़ा नेट भी डिस्टर्ब रहा है, लेकिन अगर क्या उनका कमेंट आ रहा है तो जरा मैं स्टूडेंट्स बताइए कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझे कि नहीं। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि मैंने जो डायरेक्शन बताया कि ये क्वेश्चन में विद्रोह के बारे में 1857 से पहले के बारे में लिखना है। प्लीज मैं आपसे के सामने बिल्कुल ही कन्वर्सेशनल रहना चाहता हूँ, मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता हूं और आपका रिस्पॉन्स जानना चाहता हूं। थोड़ा सा बताइए आप कि आप लोग समझे या नहीं। ओके, ठीक, वेरी गुड। मैं स्टूडेंट्स अब मैं 1857 के महाविद्रोह को यहीं स्थगित करता हूं और मैं मान के चलता हूं कि इससे घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आप उसका उत्तर कर दोगे। जो मैंने बताया हुआ और कंटेंट आपके पास मैंने दे ही दिया है, अभी तत्काल आप उसी से काम चलाना। और चलिए मैं आपको अब आधुनिक राष्ट्रवाद की तरफ ले चलता हूं। हम आधुनिक राष्ट्रवाद की तरफ आपके साथ चलते हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद मतलब भारतीय पुनर्जागरण। कल मैंने एक डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा, और वो डायग्राम क्या था? नहीं, ये तो 1857 का महाविद्रोह का है। मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये था राष्ट्रवाद का विकास। तो हम लोगों ने आद्य राष्ट्रवादी कवर कर लिया, देख लेना। आद्य राष्ट्रवादी पहला वाला जो कल डायग्राम दिया था, इसको मैं बड़ा करता हूं। इसे मैंने पहले आद्य राष्ट्रवादी किया, इसमें नागरिक विद्रोह, सिविल विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और किसान आंदोलन। फिर आज भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हमारा पूरा हुआ। अब देखेंगे आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास। अब यह राष्ट्रवाद है और आधुनिक राष्ट्रवाद है, उसमें क्या अंतर है? तो देखो, आद्य राष्ट्रवादी इसको इसलिए बोलते हैं, जो पहले आद्य राष्ट्रवादी था, इसमें जैसे आप यही मानकर चलिए कि जो विद्रोह और आंदोलन है उनका आधार क्षेत्रीय है, उनका उद्देश्य भी सीमित है। कुछ सीमित कारणों से आरंभ हुए और फिर वह कारण समाप्त होते ही विद्रोह समाप्त हो गए। अब मैं 3 शब्द आपको बताता हूं, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, उसको मैं आप लोग मेंटली अलर्ट होकर सुनिएगा। एक शब्द आता है विद्रोह, विद्रोह। दूसरा शब्द है आंदोलन, और तीसरा शब्द है क्रांति।
क्रांति। अब आपके मन में होगा भाई इसमें क्या अंतर है? इसका अंतर है अचानक विस्फोट। अचानक विस्फोट मतलब अचानक विस्फोट हुआ और शांत हो गया। विद्रोह अचानक विस्फोट हुआ, शांत हो गया। आंदोलन क्या है कि क्रमिक रूप में संगठित विरोध। अगर क्रमिक रूप में संगठित होकर विरोध करोगे तो क्रमिक रूप में संगठित विरोध आंदोलन कहलाता है। क्रांति का मतलब है किसी विशिष्ट विचारधारा एवं कार्यक्रम के आधार पर मौलिक परिवर्तन की दिशा में प्रयास। मतलब कोई विशिष्ट विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर किसी मौलिक परिवर्तन की दिशा में जब प्रयास हो रहा हो, जब किसी विशिष्ट विचारधारा के आधार पर हो रहा हो, किसी विशिष्ट कार्यक्रम के आधार पर हो रहा हो, मौलिक परिवर्तन की दिशा में प्रयास हो रहा हो, उसके लिए हम लोग एक दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं और वह है क्रांति। विद्रोह अचानक विस्फोट आंदोलन, क्रमिक रूप में संगठित विरोध आंदोलन, और किसी विशिष्ट विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर मौलिक परिवर्तन की दिशा में प्रयत्न, कोई बड़ा चेंज की दिशा में, रेडिकल चेंज की दिशा में प्रयत्न, वो क्रांति हो गई। तो जिसको तुम कहते हो आद्य राष्ट्रवादी, वो या तो विद्रोह के रूप में आए या आंदोलन के रूप में आए, लेकिन उनका उद्देश्य सीमित था। उसके अंदर कोई अस्पष्ट विचारधारा नहीं थी, अस्पष्ट कार्यक्रम नहीं था। वो आए और एक विशेष मांग के साथ आए, और जब वो मांग पूरी हुई तो फिर वो डिस्पर्स कर गए। एक विशिष्ट मांग के साथ आए, जब मांग पूरी हुई तो फिर वो इधर उधर फैल गए। तो यही वो वजह है। तो इसलिए आप देखोगे उसमें कोई व्यापक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यह कहोगे कि चाय की प्याली में तूफान की तरह आए, और चाय की प्याली में तूफान की तरह आकर फिर उसी तरह से उस तूफान की तरह समाप्त हो। लेकिन अब जो आधुनिक राष्ट्रवाद आएगा वो अपने आप में बड़ी चीज होगा, और आधुनिक राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति आपको समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन के रूप में मिलेगी। अब देखिए, अब इसमें क्या फर्क है। सॉरी, देखिए, आधुनिकीकरण 19वीं सदी का जो समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन है, उसको पुनर्जागरण का नाम दिया जाता है, उसे आधुनिकीकरण से जोड़ा जाता है। पहले क्यों आधुनिकीकरण क्या है उसको मैं पहले स्पष्ट कर दूं। देखिए, आप इसको ऐसे मान के चलिए कि हम पहले देश थे, देश, और
फिर इन परिवर्तनों के बाद धीरे धीरे हम राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़े। तो देश और राष्ट्र में अंतर क्या होता है? तो देखो, देश में जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, सब कुछ है, लेकिन लोगों में एक होने का जुड़ाव पैदा नहीं हो पाता है। और जब एक होने का जुड़ाव उनके बीच पैदा हो जाता है तो वो राष्ट्र का रूप ले लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ वह पहली ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहली प्रतिक्रिया जो जनजातीय और किसान आंदोलन के रूप में फूटी, उसे हम राष्ट्रवाद की आरंभिक दशा मानते हैं, जिसको आद्य राष्ट्रवादी कहते हैं, क्योंकि उसको आधुनिक विचारधारा का समर्थन नहीं था। इसलिए विभिन्न सामाजिक वर्गों ने संघर्ष तो किया माई बच्चे, लेकिन उन्होंने अलग अलग संघर्ष किया, उन्होंने एकजुटता नहीं बनाई। जब उनके बीच एक होने का भाव पैदा होगा, और जब एक होने का भाव पैदा हो जाएगा, आपस में जुड़े होने का भाव पैदा हो जाएगा, तो वह राष्ट्र बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? ये जो विभाजन है, ये जाति विभाजन है, क्षेत्र विभाजन है, लैंगिक विभाजन है। लैंगिक का मतलब हुआ पुरुष और महिला के बीच। तो जेंडर डिवीजन, कास्ट डिवीजन, रीजनल डिवीजन, ये सब डिवीजन है। जब पुनर्जागरण होने का मतलब उसकी सर्जरी होगी, और सर्जरी होने के बाद ये डिवीजन कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि जब पुनर्जागरण आएगा तो तुम देखोगे कि नवीन नवीन विचारधारा आएगी, तर्कवाद आएगा, मानववाद आएगा, धर्मनिरपेक्षता जैसी विचारधारा आएगी। ये सब चीज जब आएगी तो यह एक आधुनिक विचारधारा होगी जो इस विभाजन को कमजोर कर देगी। और जब यह विचारधारा इस विभाजन को कमजोर कर देगी तो राष्ट्र बनेगा, तो राष्ट्रवाद की विचारधारा होगी। मतलब यही तुम मानकर चलिए, आधुनिकता के यानी आधुनिक युग के बाद या आधुनिकता के आगमन के साथ, आधुनिकता के आगमन के साथ राष्ट्रवाद की चेतना का विकास हुआ। अगर आधुनिकता नहीं तो राष्ट्रवाद नहीं। अगर आपको राष्ट्रवाद का विकास करना है तो आधुनिक विचारधारा में, जैसे देखो, अब कहोगे आधुनिक युग के कौन से दो लक्षण हैं, तो तर्कवाद है और मानववाद है। दोनों का अंतर बताता हूं। चलिए पहले मैं टॉपिक समझाता हूं, फिर आपको। देखो, जिस प्रकार यूरोपीय पुनर्जागरण ने 14वीं सदी, इसको थोड़ा 16वीं सदी कर देना, यूरोपीय पुनर्जागरण ने 16वीं सदी के यूरोप में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन दिया था, उसी प्रकार 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण ने भारत में आधुनिकीकरण को बल दिया। जैसे आप अगर यूरोप का इतिहास, विश्व इतिहास पर होगे, वहां पर आप देखोगे पुनर्जागरण। मैं आपको बता दूं कि 19वीं सेंचुरी का जो समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन है, समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण का मतलब है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक युग है, उसका सबसे मतलब कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो या स्टैंडर्ड भी कर सकते हो, क्योंकि इसी से आपको आधुनिक युग को समझने का मौका मिलेगा। तो गौर से सुनना, और मैं तुम्हारे साथ हूं कि अगर कहीं समझ में ना आए तो मैं फिर समझाऊंगा, इसके लिए तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत करना। तो जिस प्रकार यूरोपीय पुनर्जागरण ने 16वीं सदी के यूरोप में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन दिया था, उसी प्रकार 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण ने भारत में आधुनिकीकरण को बल दिया, वो भी आधुनिकीकरण को बल दिया। पुनर्जागरण एक प्रकार की बौद्धिक गतिशीलता थी, माने पुनर्जागरण एक प्रकार की बौद्धिक गतिशीलता थी जिसने भारतीय समाज को मध्य युग से आधुनिक युग में रूपांतरण को संभव बनाया। देखिए, 16वीं सदी में यूरोप में एक पुनर्जागरण आया था, उसी तरह से 19वीं सदी के भारत में भी एक पुनर्जागरण आया, और वह पुनर्जागरण था समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन। निम्नलिखित कारकों ने आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्भव को संभव बनाया। अब देखो, पहले हमें आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव कैसे संभव हुआ, माने आधुनिकता कैसे आई।
तो पहला पॉइंट दिया गया है कि प्राच्यवादियों ने भारतीय संस्कृति के उद्घाटन तथा उसका गौरवगान करके भारतीयों में अतिरिक्त आत्मविश्वास पैदा किया। आप याद करिए, जब प्राच्यवादी थे वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, विलियम जोन्स, जो मैंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कही, तो उन्होंने तो अपने कारणों से हमारे अतीत का अन्वेषण किया, अपने औपनिवेशिक हित के कारण हमारे अतीत का उन्होंने अन्वेषण किया, हमारी संस्कृति का गौरवगान किया। ये सब उन्होंने अपने कारणों से किया, परंतु हमें अपने आप में आत्मविश्वास आ गया कि भाई हमारी प्राचीन संस्कृति काफी आगे थी। इस कारण से भी हम अपने संस्कृति के अध्ययन अन्वेषण की ओर आकर्षित हुए। दूसरा, कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों का एक समूह पश्चिम की उदारवादी विचारधारा के संपर्क में आया। जैसे जब अंग्रेजी शिक्षा आई, तो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हमारे बुद्धिजीवियों का एक वर्ग पश्चिमी विचारधारा के संपर्क में आया। उसी में मैंने आपको बताया कि उदारवाद क्या है, एक विचारधारा है। वह उदारवाद क्या है, तो मध्यवर्गीय विचारधारा है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार, पूंजीवाद, प्रतिनिधियात्मक सरकार, इसकी बात करता है। तो जब हमारे बुद्धिजीवी उन सभी से वाकिफ हुए, तो उनको लगा कि अरे पश्चिम वाले तो हमसे बहुत आगे हैं, अगर पश्चिम वाले हमसे बहुत आगे हैं तो हमें भी पश्चिम वालों से सीखना चाहिए, और पश्चिम वालों से सीखकर हमें भी अपने आप में सुधार लाना चाहिए। तो ये भावना, सुधार की भावना, हमें उनके संपर्क से आई। तीसरा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा चर्च के प्रसार के क्रम में शिक्षा के विकास पर जो बल दिया गया, उसके कारण भी नवीन चेतना को प्रोत्साहन मिला। अब देखिए, ईसाई मिशनरियां तो आई थी अपने कारणों से, वो अपने ईसाई धर्म का प्रसार करना चाहती थी, लेकिन ईसाई धर्म के प्रसार करने के क्रम में शिक्षा का विकास कर दिया, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करवा दी, कुछ बुक्स का ट्रांसलेशन वर्क करवा दिया। उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ शिक्षा का प्रसार हुआ और लोग शिक्षित हुए। तो जब जो लोग शिक्षित होंगे उनमें तो एक नवीन चेतना आ ही जाएगी, तो यही नवीन चेतना धीरे धीरे आना शुरू हुआ। चौथा कारण है प्रिंटिंग प्रेस के विकास, आधुनिक पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन को बल मिला। इस कारण भी नवीन विचारधारा का प्रसार संभव हुआ। अब जानिए कि प्रिंट मीडिया के बिना पुनर्जागरण कैसे होता, क्योंकि देखो बेसिकली राष्ट्रवाद में क्या होता है, देश और राष्ट्र में क्या होता है, देश के लोग होते हैं, भूगोल भी होता है, जनसंख्या से, लेकिन देश के लोगों में आपस में कंसर्निंग नहीं होती। जैसे कोई ऐसा मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा, अब ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो गया, या आप मान के चलिए कि जैसे मंदिर प्रवेश का मुद्दा हो गया, महिलाओं के मंदिर प्रवेश का मुद्दा हो गया, कोई ऐसा मुद्दा जो उठता है किसी क्षेत्र विशेष में, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र के लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं, सब उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं और अपना विचार देना उस पर शुरू करते हैं, अपने आप को कंसर्न फील करते हैं, दे आर गेटिंग कंसर्न कि भाई ये हमारा मुद्दा है। तो लोगों में जो आपस में इस तरह का जब सोच जब मिलती है, हालांकि उस समय तक लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, ऐसी बात शिक्षित बुद्धिजीवियों के स्तर पर ही केवल देखी जाती थी, लेकिन राष्ट्रवाद की चेतना तो पहले शिक्षित बुद्धिजीवियों के स्तर पर ही आई। तो जब प्रिंट मीडिया आई, मतलब पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, उपन्यास का प्रकाशन हुआ, तो तेजी से आधुनिक और नवीन विचारधारा का प्रसार शुरू हुआ। तो यह भी पुनर्जागरण का एक कारण था। और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो नए सामाजिक वर्ग यथा पूंजीपति, शिक्षित भारतीयों का एक वर्ग आदि अस्तित्व में आए, जिन्होंने नवीन विचारधारा को स्वीकृति प्रदान की। मतलब यहाँ भी शिक्षित भारतीयों का एक वर्ग आया, क्योंकि आप जानते हो आर्थिक सामाजिक रूपांतरण हो रहा है, तो नए सामाजिक वर्ग आए, पूंजीपति वर्ग आया, शिक्षित भारतीयों का एक वर्ग आया। और आप जानते हो कि जैसे कोई नवीन विचारधारा आती है, तो नवीन विचारधारा को पुराने जमींदार क्या स्वीकार करेंगे या पुराने वर्ग क्या स्वीकार करेंगे? नवीन विचारधारा को हमेशा स्वीकृति प्रदान करता है नया सामाजिक वर्ग। और क्योंकि ब्रिटिश शासन के समय तो आर्थिक सामाजिक रूपांतरण हो रहा था, तो आर्थिक सामाजिक रूपांतरण के परिणाम स्वरूप एक तरफ पूंजीपति वर्ग आ रहा था, एक तरफ शिक्षित भारतीय आ रहे थे, और उन्हें बड़ी तत्परता से इस नई विचारधारा को स्वीकार कर रहे। तो मिस्टर अंकुर, अब बताओ कि मेरे स्टूडेंट्स समझ पा रहे हैं कि नहीं? माय स्टूडेंट्स, प्लीज कम्युनिकेट विथ मी और एंड टू योर रिस्पॉन्स कि बातें समझ पा रहे हो कि नहीं।
पुनर्जागरण का मतलब होता है, देखो अगर पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ कहोगे विक्रांत, तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है, अब देखो मैं दोनों अर्थ बता देता हूं। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है नींद से जगना, तंद्रा, तंद्रा कहते हैं अर्ध सुसुप्तावस्था, मतलब आप आधा जगे हुए हो आधा सोए हुए हो तो तंद्रा बोलते हैं। तो निद्रा से जगना, तंद्रा का टूटना, संभल कर बैठना, मतलब इस सबको पुनर्जागरण कहते हैं। जो कोई आदमी झुका हुआ है, जैसे मैं बच्चों को उदाहरण देता हूं कि तुम बस पर जा रहे हो और तुमने काफी भोजन करके लंच करके बस पर बैठ गए। अब बस पर तुम ऊँघ रहे हो, तुम्हारा गर्दन बार बार लुढ़क रहा है बगल वाले मुसाफिर के कंधे पर, और वह भी तुम्हें सचेत होकर बैठने के लिए कह रहा है। बस अपनी रफ्तार में जा रही है, तुमको किसी खास स्टॉप पर उतरना है और तुम लेकिन अपना अस्तित्व भूल चुके हो। तुम अपने निद्रा में लगभग झूमते हुए जा रहे हो। अचानक से बस का ड्राइवर के सामने कोई गाड़ी आती है, वो अचानक से तेज ब्रेक मारता है और उसके ब्रेक लगाता है और तुम्हारा सिर सामने वाले सीट पर टकरा जाता है और तुम्हारी निद्रा कुछ समय के लिए ही तुरंत उड़नछू हो जाती है और तुम तुरंत जगकर पूछते हो कि भाई साहब ये कौन सा स्टॉप आ गया। दैट इज रेनेशा, इसको पुनर्जागरण कहते हैं। जब ऐसा झटका अगर तुम्हें लगे और तुम अपनी संस्कृति की तरफ फिर मुड़कर अपने आप को अन्वेषण करना चाहो, अपने आप को फिर दोबारा पहचानने की कोशिश करो, अपने आप का फिर दोबारा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो, तो उसको कहते हैं पुनः जगना या पुनर्जागरण। 16वीं सदी के यूरोप में पुनर्जागरण तब आया कि आपको तो मैंने पीछे बताया और आप लोग जानते हो कि भौगोलिक खोज की प्रक्रिया शुरू हुई कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद। तो जो भौगोलिक खोज की प्रक्रिया शुरू हुई कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद, मतलब ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, तो नए नए क्षेत्रों में जब उनके जहाज गए तो उसी तरह से यूरोपीय जहाज पूर्वी विश्व की तरफ आए और पूर्वी विश्व की तरफ आए तो चीन की सभ्यता, भारत की सभ्यता, यूनान की, ईरान की सभ्यता, इन सभ्यताओं से विचारधारा उनमें टकराई। मतलब इन सभ्यताओं के विचारों से पश्चिम का विचारधारा दोनों टकराई तो पश्चिम में पुनर्जागरण जैसी चेतना आई। इसी टकराहट ने उनमें एक नई चेतना लाई और हमारे यहाँ पश्चिम की विचारधारा जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आई वो हमारी परंपरावादी विचारधारा से टकराई। तब हमें झटका लगा और हम अपने अतीत के अन्वेषण की तरफ मुड़ गए। तो इसका मतलब हुआ हम पुनः जग गए, हमें पुनर्जागरण। क्या विक्रांत, आर यू ओके? तो और माय स्टूडेंट्स बाकी चीजें समझ पा रहे हो? तो 19वीं सदी में जो समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन होगा उसका नाम होगा, उसे कहा जाएगा पुनर्जागरण। दैट इज कॉल्ड पुनर्जागरण। तो उसी को पुनर्जागरण का नाम दिया। अब माय स्टूडेंट्स, अब आपको मैं दूसरी तरफ लाता हूं। अब यहां पर पूछा गया है ये तथाकथित जो पुनर्जागरण है उसको आधुनिक राष्ट्रवाद से क्यों जोड़ा जाता है? तो आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्भव की एक आवश्यक शर्त होती है किसी राज्य अथवा देश में निवास करने वाले लोगों के बीच परस्पर जुड़े होने का भाव। मतलब उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में जब हम एक हैं का भाव आए तो समझो राष्ट्रवाद आ रहा है, और भी आधुनिक राष्ट्रवाद आ रहा है। 18वीं सदी के भारत में हमें यह भाव नहीं दिखता। इसका कारण था भारत का आंतरिक विभाजन, अर्थात भारत जातीय लैंगिक, जो मैंने आपको सर्कल में बताया था, जातीय लैंगिक एवं क्षेत्रीय विभाजन से ग्रस्त था। परंतु 19वीं सदी के समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन ने उस आंतरिक विभाजन को कमजोर कर लोगों में एक होने का भाव जागृत किया। उसने आंतरिक विभाजन को कमजोर कर दिया। 19वीं सदी के समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन ने और लोगों में एक होने का भाव पैदा हुआ। तो यही दोनों में फर्क है। अब देखो पुनर्जागरण का बल किन बातों पर रहा। अब मैं एक दिलचस्प बात बताता हूं। जैसे देखो तुम्हारा समाज है तो ये विभाजित है, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, लैंगिक आधार पर विभाजित है। अब ये विभाजन समाप्त होगा तो लोगों में एक होने की भावना पैदा होगी, और एक होने की भावना पैदा होगी तब जब यह कमजोर होगा। गौर से सुनना, मैं बाद में पूछूंगा कि तुम समझे कि नहीं। लोगों में एक होने का भाव पैदा होगा तो मैं तब समझूंगा कि आप राष्ट्र बन गए या राष्ट्र की भावना आप में आ गई।
अभी क्या है, विभाजित हैं, ये क्षेत्र के लोग, ये क्षेत्र के लोग, ये क्षेत्र के लोग, ये आपस में पहचान नहीं पा रहे हैं। और ये यहाँ पर कोई लैंगिक विभाजन है, स्त्री पुरुष के बीच भिन्नता है। जैसे आपको याद होगा कल मैं फ्रांस की क्रांति में बताया, यह कुलीन है, उनका विशेषाधिकार है, पादरी वर्ग का विशेषाधिकार है, जन सामान्य विशेषाधिकार विहीन है। तो उनके बीच एक होने का भाव नहीं जगेगा। एक होने का भाव तब जगह जब फ्रांस की क्रांति आई और सारे विभाजन को मिटा दिया। अब यहाँ एक होने की भावना क्यों जग रही है, मैं आपको बताऊं। एक होने की भावना इसलिए जग रही है क्योंकि यहाँ पर विचारधारा आ रही है, जो मैं आपको बता रहा हूं, तर्कवाद। जैसे इसमें दिया गया है तर्कवाद, व्यक्तिवाद, धार्मिक सार्वभौमवाद, मानववाद, जैसे तर्कवाद, मानववाद, धार्मिक सार्वभौमवाद, धार्मिक सार्वभौमवाद, व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद। अब ये जो चारों हैं, जब ये चारों की, जब ये बढ़ेंगे तब क्या क्या आएगा देखोगे। तब आएगा मानव अधिकार, मानव अधिकार, मानव अधिकार, संविधानवाद, मानव अधिकार, संविधानवाद, संविधानवाद, धर्मनिरपेक्षता। मतलब ये जितनी भी विचारधारा है सभी आधुनिक विचारधारा है, और यही आधुनिक विचारधारा इस विभाजन को समाप्त करके एक होने का भाव पैदा करेगा। अब तर्कवाद कैसे, तो देखो, पहले तुम कहते तो, जैसे पहले कहता कि पुरुष हमारी परंपरा के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता कि पुरुष श्रेष्ठ हैं, महिलाएं नीची हैं, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, महिलाओं का विवाह कम उम्र में होनी चाहिए, उसे 8 वर्ष या 10 वर्ष की उम्र में शादी होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें जो मनु संहिता या बाकी धर्म ग्रंथों में लिखी है, जब तर्कवाद का विचार आया तो तर्कवाद की विचारधारा क्या कहती है मैं बताता हूं। तर्कवाद का विचार कहता है कि देखो, कोई चीज सत्य या असत्य है, उसका निर्धारक कारक यह नहीं हुआ कि परंपरा क्या कहती है या धर्म ग्रंथ क्या कहता है, बल्कि निर्धारक कारक वह होगा जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है। जो तर्क जिसको मान्यता दे वही सही है। तो जैसे पहले महिलाओं के बारे में जैसे कहा जाता था कि भाई जो महिला को कम उम्र में विवाह क्यों करना चाहिए, तो धर्म ग्रंथ कहता था यौवनारंभ से पहले, प्यूबर्टी एज से पहले लड़कियों का विवाह हो जाना चाहिए। अब तर्क की कसौटी पर अक्षय कुमार दत्त जैसे जो सुधारक थे, उन्होंने कहा कि अगर कम उम्र में लड़की का विवाह होगा तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि कम उम्र में मां बनने से उसके शरीर के सभी मतलब जो अंग है वह दुष्प्रभावित होती है, और उस लड़की की आयु कम हो जाती है, वह एक तरह से अनीमिया का शिकार हो जाता है, वो अन्य कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है डिलीवरी के समय। तो ये चीजें उन्होंने बायोलॉजी के आधार पर, बायोलॉजी चिकित्सा शास्त्र के आधार पर सिद्ध किया कि आपका धर्म ग्रंथ जो भी कहता हो, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि हमारा तर्क ये बात नहीं कहता है कि कम उम्र में लड़की का विवाह हो। तो तर्कवाद एक बहुत बड़ी चीज है, हर चीज को, बल्कि कहोगे तो आधुनिक युग के 2 महत्वपूर्ण लक्षण हैं, एक तर्कवाद, दूसरा मानववाद। मानववाद क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि तर्कवाद और मानववाद ही आगे का परिवर्तन को संभव बनाएगा। मानववाद का मतलब यहां मानवतावाद मत लगाना। मानववाद का मतलब है
कि पहले लोगों की दृष्टि पारलौकिक थी। पारलौकिक मतलब लोग इस संसार को छोड़कर मुक्ति या मोक्ष की बात ज्यादा करते थे, या हर चीज में ईश्वर को श्रेय देते थे कि ईश्वर ऐसा चाहते हैं, ईश्वर ऐसा करते हैं, और मानव को एक पापी प्राणी के रूप में चित्रित किया जाता था। जैसे आप यूरोप का इतिहास पढ़ोगे तो वहां पर भी देखोगे कि वहां पर मानववाद आया है पुनर्जागरण के साथ ही। पहले क्या होता था कि वहां पर जो रोमन कैथोलिक चर्च था वह मानव को एक पापी प्राणी के रूप में चित्रित करता था, जो हमेशा ईश्वर की कृपा के लिए घिघिया रहा है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसका अपना कोई मतलब पहचान नहीं है। तो जैसे आप वहां यह नहीं कह सकते थे कितना खूबसूरत यह फूल है, आपको कहना होता कि आहा कितना खूबसूरत फूल ईश्वर ने बनाया है। मतलब आप यह नहीं कह सकते थे कितना खूबसूरत यह फूल है, आपको कहना पड़ता कि कितना खूबसूरत फूल ईश्वर ने बनाया है। तो मतलब यह है वहां पर जो उनका दृष्टिकोण है वह कहीं ना कहीं इहलौकिकता से पारलौकिकता की तरफ जा रही है। तो मानववाद का मतलब है कि मानव को पापी प्राणी नहीं बताना, मानव को मानव की गौरव, मानव की प्रतिष्ठा, मानव के महत्व पर बल देना कि देखो भाई मानव पापी प्राणी नहीं है, मानव जीवन में आनंद पर बल देना कि मानव को अधिकार है, भौतिक सुखों का अधिकार है। तो धीरे धीरे दृष्टि को पारलौकिक से इहलौकिक पर ले आते हो, मुक्ति या मोक्ष से आप धीरे धीरे भौतिक सुख पर ले आते हो। मतलब आप पारलौकिक की तुलना में, जैसे लोग सोचते हैं कि भाई जो है ऊपर है, ईश्वर है, वही सब कुछ है, नहीं, मैं हूं, मैं मानव हूं, मेरा भी अपना महत्व है, मेरा सुख दुख है। तो मानव अपने इस संसार और सांसारिक सुख पर बल देना वो मानववाद है। और आधुनिकता के लिए शर्त बहुत आवश्यक है। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कामायनी, उसमें कहानी बताई गई है, मैं कहानी की बात बता रहा हूं, उसमें कहानी यह है कि सृष्टि का विनाश हुआ है, देवकुल नष्ट हो गया है, और मनु एकमात्र मानव के रूप में बच गए हैं। पूरा देवकुल नष्ट हो गया है, लेकिन एक कहानी है शतपथ ब्राह्मण की कि विष्णु के अवतार, मछली के अवतार में विष्णु ने मनु के नाव पर पूंछ मारकर हिमालय पहाड़ पर उनको लटका दिया और मनु बच गए। लेकिन मनु बचने के बाद जीवन से विरक्त हो गए, उनको लगता है कि बेकार जीवन है, ये जीवन में कोई सुख नहीं है, देवता तो इतने ऐश्वर्य में जीते थे, आज सभी खत्म हो गए, ये जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से उनके मन में ये जीवन से मुक्ति की बात आ रही है, वो जीवन को तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हैं। वो हिमालय पहाड़ पर है, उस समय जैसे एकमात्र पुरुष ये बचे हुए हैं, तो एकमात्र स्त्री है जो काम की पुत्री कामायनी है, वो भी संयोग से पेंटिंग सीखने आई थी वहाँ हिमालय पहाड़ पर, लेकिन तभी प्रलय हो गया तो वो भी वहाँ बच गई, अकेली महिला है। तो अगर इस पुरुष और महिला के बीच विवाह होता है तो सृष्टि चलेगा, लेकिन मनु तो बिल्कुल विवाह करने के मूड में नहीं है, वो तो बिल्कुल ही एकदम जीवन से परित्यक्त होकर चलने की बात कर रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद उस रचना में दिखाते हैं कि धीरे धीरे उनको जो कामायनी है वो काम की प्रेरणा देती है, काम और कर्म की प्रेरणा देती है कि देखो जीवन से इतना भागिए मत, जीवन आनंद है, जीवन का उपभोग करिए। तब धीरे धीरे मनु उसके लिए तैयार होते हैं और दोनों के बीच विवाह होता है और फिर सृष्टि का संचालन होता है। तो यह कहीं ना कहीं पारलौकिकता की जगह इहलौकिकता का महत्व है, ईश्वर की जगह मानव का महत्व है, और कहीं ना कहीं उस लोक के बजाय, परलोक के बजाय इस भौतिक सुख या भौतिक जीवन का महत्व है। तो यही होता है मानववाद। अंकुर, जरा मैं स्टूडेंट से पूछो कि मैं इनको समझा पाया कि नहीं। माय स्टूडेंट्स प्लीज शो योर रेस्पॉन्स, क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो इस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक में थोड़ा सा मैं एप्रीहेंसिव हूँ कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे कि नहीं। मनु पूछो मिस्टर अंकुर, क्या क्या विचार है इन लोगों का। ओके, राइट। माय स्टूडेंट्स, तुम लोगों का चूंकि अब पॉलिटी भी शुरू हो गया, इसलिए आज यहीं स्थगित करता हूं, तुम पर ज़्यादा लोड देना मुनासिब नहीं समझूंगा। तो आज मैं अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं और फिर मैं कल तुमसे मिलता हूं। कल मैं तुमको ये
कल तुम लोग ये समाज एवं धर्म आंदोलन भारतीय पुनर्जागरण पूरा मेरा आप पीडीएफ पढ़ के आ जाना, पूरा पीडीएफ पढ़ के आ जाना। कल हमें ये कवर करना है, तो आप लोग तैयार होके आना।